बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, वो ये कि आपका ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो है वो सेकंड सेमेस्टर का जितना भी सिलेबस है प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ 2 का, वो एंड हो चुका है मेरी तरफ से। ठीक है, अब आप लोगों का है कि आप लोगों ने उसको किस तरह से कवर करना है, कब कवर करना है। होपफुली जल्दी कवर कर लें, और अभी कर भी रहे होंगे कुछ बहुत सारे बच्चे, क्योंकि सितंबर में आपके क्या हैं, पेपर्स हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में के जो टॉपिक है वो उसी प्रीवियस टॉपिक से रेलिवेंट ही है। हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, आज हमने उसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम बायोटेक्नोलॉजी, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब जीन मैनिपुलेशन, ये कुछ टर्म्स हैं जो सारी मिलती जुलती हैं, एक जैसी हैं, तो उन्हीं को हमने यहाँ पर करना है। ठीक है, सबसे पहले तो है डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए टेक्नोलॉजी में हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, उनकी एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो एनालिसिस ऑफ जीन स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट्स में हमने ड्रग्स बनानी होती हैं, वैक्सीन्स बनानी होती हैं। उसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO, ये एनिमल भी हो सकते हैं और ये प्लांट भी हो सकती हैं। ठीक है, एप्लीकेशन इन मेडिसिन, जीन थेरेपीज, ये जिनकी जो है वो कभी ऐसी डिजीज़ हो जाती है जो जिसकी वजह से जो है वो एनिमल्स की जो लाइफ होती है वो उसके लिए डेंजरस होती है, तो फिर हम उसकी थेरेपी करवा लेते हैं कि एबनॉर्मल जीन को नॉर्मल जीन के साथ कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहला एनालिसिस ऑफ जीन स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन यूजिंग स्पेशलाइज्ड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब उसके क्या क्या प्रोसेस हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर हमने जस्ट उसके एप्लीकेशंस पढ़नी है। रिसर्चर्स हैव डिटरमिन्ड वास्ट अमाउंट ऑफ डीएनए सीक्वेंस इंक्लूडिंग द इंटायर जीनोम ऑफ ह्यूमन का इंटायर जीनोम 2003 में जो है वो उसको एस्टेब्लिश कर दिया हुआ है। एंड में की एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म, दिस इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ डाटा विच इज ग्रोइंग at a rapid race has been stored and organized into 2 primary data bank। उसके अलावा द जीन बैंक और EMBL, ये दो होते हैं जहाँ पर हमारा जीनोम सेव है। एक डाटा बैंक होता है, जैसे आपको पता है हमारा बैंक होता है, वहाँ पे हमारे पैसे जो है वो सेव किए जाते हैं। जो जीनोमिक बैंक होता है वहाँ पे जीन्स का डाटा स्टोर किया जाता है कि ये ह्यूमन का जीन है, इसके अंदर कितने सीक्वेंसेस हैं, क्या क्या अमीनो एसिड्स हैं। तो द जीन बैंक एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है, बेथेस्डा जो है वो मायरलैंड में एक जीन बैंक है, और दूसरा EMBL सीक्वेंस डेटाबेस एट द यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी इन द हैडलबर्ग, जर्मनी। ये जर्मनी में है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास जीन बैंक है जिसमें पूरी दुनिया में जितनी भी रिसर्च होती है जीन्स के ऊपर वो यहाँ पर सेव कर ली जाती हैं इंटरनेशनली। फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट की बात करें तो सम फार्माक्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन हार्मोन्स की हम प्रोडक्शन करते हैं, एंड अदर प्रोटीन जो कि थेराप्यूटिक यूजिंग थेरापीज के लिए यूज़ होती हैं। प्रोडक्शन ऑफ सेफियर वैक्सीन्स, हमने पोलियो की वैक्सीन्स, एड्स की, उसके अलावा वोपिंग कफ की, उसके अलावा डिफरेंट जो है वो हमने इंसुलिन और वैक्सीन्स तैयार कर ली हैं। और उसके अलावा इंसुलिन भी रेडी की हैं। इंसुलिन द इंटरकाइन जो है वो इंटरल्यूकिन, हमने इंसुलिन प्रोड्यूस किया कि अगर कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसकी अब नॉर्मल ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, मीन्स कि फॉर एग्जांपल कैंसर सेल होती है वो अब नॉर्मल ग्रोथ होती है, तो उसको स्टॉप करने के लिए हम इंटरफेरॉन यूज़ करते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स हैं, उसके अलावा इथ्रोपोइटन्स हैं, मतलब ब्लड सेल फॉर्मेशन है। उसके अलावा कोएगुलेशन फैक्टर, मीन कि अगर किसी के सेल की, किसी के ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो रही तो हम आर्टिफिशियली कोएगुलेशन फैक्टर ऐड कर सकते हैं। आर नाउ प्रोड्यूस कमर्शली फ्रॉम क्लोन जीन, जो जीन्स हम लेते हैं उनकी क्लोनिंग कर लेते हैं और फिर उनसे आगे फर्दर लार्ज स्केल पर फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बैकग्राउंड फॉर रिकम्बिनेंट इंसुलिन का बैकग्राउंड क्या है? डायबिटीज़ पेशेंट जो होते हैं, इंक्रीज उनका ग्लूकोज लेवल हो जाता है, जैसे कि आपको पता है 180 mg डेसीलीटर होना चाहिए। सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज जो है वो नेफ्रोपैथी, नेफ्रॉन डैमेज हो जाता है, न्यूरोपैथी, नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। अर्ली ईयर्स इंसुलिन इज आइसोलेटेड एंड प्योरीफाइड फ्रॉम पिग और काउ। सबसे पहले जब ये इसका इलाज हुआ था तो काउ से या पिग, सुअर से हम इंसुलिन लेकर इंसानों में ऐड करते थे। लीड प्रॉब्लम, इसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज कर दी जो कि पर्सन में एलर्जी कॉज कर लेते थे, या और उसकी वजह से क्या होता था, पर्सन की भी डेथ हो जाती थी और जिस एनिमल से हमने लिया होता था वो भी, उसका सेक्रीफाइस भी वेस्ट जाता था। अटेम्प्ट टू मेक जो है वो
रिकम्बिनेंट इंसुलिन स्टार्टेड इन 1970। ठीक है, ये कुछ एमसीक्यूज हैं, इस स्लाइड में आपको आएंगे। टेक्निक्स इन्वॉल्व इंसर्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन इन प्रोमोटर ऑफ लैक ऑपरोन। ये जो है हमारे पास कुछ जीन रेगुलेटर सीक्वेंस होते हैं प्लाज्मिड बैक्टीरिया के लिए और जितने भी जीनोम को रेगुलेट करने के लिए। 1980 में रिकम्बिनेंट डीएनए जो रिकम्बिनेंट इंसुलिन है वो रेडी कर ली गई थी फॉर क्लिनिकल ट्रायल। जैसे अभी कोरोना चल रहा था तो सबसे पहले चाइना ने जो मेडिसिन तैयार की उसको उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल के लिए पाकिस्तान में भी भेजा और डिफरेंट कंट्रीज में भी कि डिफरेंट पर्सनस पे या डिफरेंट कम्युनिटी के मेंबर्स जो होते हैं पाकिस्तान या अलग, उनका उस पर क्या इफेक्ट आता है। 1982 में अगर हम बात करें तो अप्रूवल फॉर ह्यूमन यूज़, इसको ह्यूमन के यूज़ के लिए अप्रूव कर दिया गया था। 1986 में एली लिली अप्रूवल टू मार्केट जो है वो ह्यूमलिन, इसके लिए एक के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ह्यूमन के लिए इसको जो है वो मतलब इसको लीगली जो है वो इसका दे दिया था नोटिफिकेशन कि आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल ग्लूकोज स्टिमुलेशन इंसुलिन सेक्रेशन और इम्पेयर्ड ग्लूकोज क्या होती है। नॉर्मल हमारे पास ये देखें, सॉरी ये वैक्सीन है, इंसुलिन जो है वेजिकल है, ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया एनएडीपी है जो एटीपी रिलीज करता है और कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज करता है ताकि इंसुलिन यहाँ से क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, इंसुलिन नहीं बन रही होती उन वेजिकल्स में से। ठीक है, और ये इंसुलिन बिल्कुल यहीं पे आके स्टॉप हो जाती है। तो इसको स्टिमुलेट करना, रिलीज करना, जो हम आर्टिफिशियल न्यू रिकम्बिनेंट इंसुलिन लगाते हैं वो इसको हेल्प आउट कर देती है। ठीक है, फार्माक्यूटिकल में जो कंपनीज हैं हमारे पास वो ऑलरेडी आर प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल मेड बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टू ट्रीट ह्यूमन डिजीजेज। इस तरह से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर इनको ट्रायल के लिए यूज़ किया जाता है। रिकम्बिनेंट बैक्टीरियल आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड ह्यूमन इंसुलिन। इन इंडस्ट्रीज में सबसे पहले जो चीज़ें रेडी की गई थी वो ह्यूमन इंसुलिन थी और ह्यूमन का ग्रोथ हार्मोन था। ये कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस हैं जो कि हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई है, जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन इकोलाई बैक्टीरिया को यूज़ करके ये ट्रीटमेंट करती है डायबिटीज़ की। ग्रोथ हार्मोन ये भी इकोलाई को यूज़ करके ये ग्रोथ डिफेक्ट को ख़त्म करता है। उसके अलावा एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर ये करता है ट्रीटमेंट फॉर बम्स और अल्सर्स जितने भी हो सकते हैं, मतलब जो स्किन के ऊपर डिजीज़ हो जाती हैं उनको ख़त्म करता है। इंटरल्यूकिन ये भी हमने बैक्टीरिया को ही यूज़ किया, पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। बोविन ग्रोथ हार्मोन ये करता है इम्प्रूव वेट गेन इन कैटल। कैटल के अंदर हम यूज़ करते हैं ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा वेट हो। और फिर ये कुर्बानी पे जो आपको इतने हैवी वेट एनिमल्स नज़र आ रहे होते हैं, ये इन्होंने कुछ इस तरह से ब्रीडिंग उसकी या उनके अंदर ये वाली चीज़ें जेनेटिक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके भी सम टाइम उनको इस तरह से वेट करवाया होता है उसका गेन। सेलुलेज जो है वो ब्रेकिंग डाउन सेलुलोज फॉर एनिमल फीड। एनिमल फीड के अंदर जो सेलुलोज होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है। टैक्सोल ट्रीटमेंट फॉर वेरियस कैंसर सेल्स। इंटरफेरॉन ये कैंसर की जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, ट्रीटमेंट फॉर वायरल इन्फेक्शंस के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए। उसके अलावा इथ्रोपोइटन अनीमिया के पेशेंट्स के लिए, फैक्टर 8 जो है हीमोफीलिया मतलब जिनका ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है उनके लिए। टिश्यू प्लाज्मिनोजेनिक एक्टिवेटर होता है ट्रीटमेंट फॉर हार्ट अटैक के लिए। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बना ली हुई हैं। बैक्टीरिया, यीस्ट और मैमेलियन सेल्स को यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। ये देखिए जी, इंसुलिन क्या करती है, हार्मोन रिक्वायर्ड टू प्रॉपरली इंक्रीज शुगर एंड फैट ट्रीट डायबिटीज़ नाउ इजीली प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से हम बना सकते हैं। ग्रोथ फैक्टर भी फॉल्टी पिट्यूटरी एंड रेगुलेशन को डील करता है। हैड टू रेली ऑन जो है वो सोर्स है हमारे पास, इजीली बैक्टीरिया हम उससे बैक्टीरिया से बना सकते हैं। बैकग्राउंड फॉर वैक्सीन्स का क्या है जी, वैक्सीन जो है वो एंटीजन होती है और ये डेड एंटीजन होती है जो कि हमने बनाई हुई होती है। इसकी टाइप से हमारे पास डेड बैक्टीरिया और इनएक्टिवेटेड वायरस, एटीन्यूटेड बैक्टीरिया या सब यूनिट वैक्सीन, वायरल फ्रैगमेंट। तो न्यू जनरेशन वैक्सीन जो है हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन 1987 में फर्स्ट टाइम हेपेटाइटिस केम फॉर द पब्लिक यूज़ और इसके लिए रिकम्बी वैक्स एक वैक्सीन बनाई गई थी, ये वाली। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट एचबी वैक्सीन इस तरह से बनाई गई थी। हेपेटाइटिस डीएनए हमने लिया, उसको हमने रिकम्बिनेंट यीस्ट में जो है वो इंक्लूड किया और उसके अंदर जो है उसकी रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड कट किया, एंजाइम जो है वो फर्मेंटेशन टैंक में रखा और वो एम्पलीफाई करके उसको एक्सट्रैक्ट करके एचबी वैक्सीन बना ली हमने।
उसके अलावा सब यूनिट फॉर हर्पेक्स वैक्सीन, इसका भी बिल्कुल सेम मेथड, डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड। नंबर 2 हर्पेक्स सिंपल जीन इज आइसोलेटेड, उसके बाद हमने उसको वैक्सीन्स डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड। फिर 4 में उसकी फ्रैगमेंटेशन बनाई और 5 में वो हार्मलेस इंजीनियर वायरस मीन के वो एक जिसे कहते हैं ना कि हार्मलेस था, अगर उसको हम इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में उसको डाल दिया, और एंटीबॉडीज जो है वो डायरेक्टेड अगेंस्ट हर्पेक्स सिंपल। अभी के इरा में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको 8 to 9 किस्म की इस तरह की वैक्सीन जो है वो दे दी जाती हैं पहले से ही। अब जब हम 90s में था तो 3 to 4 वैक्सीन होती थी, पोलियो की वैक्सीन होती थी, 1-2 और वैक्सीन होती थी। आजकल हर्पेक्स की, मीजल्स की, मम्प्स की, हेपेटाइटिस की, उसके अलावा डिफरेंट अदर वैक्सीन जो है वो उनको फर्स्ट छोटी एज में ही दे दी जाती हैं कि बाद में ये जो वायरसेस हैं उन पर अटैक ना करें। जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट में अगर हम बात करें तो हैव बीन ब्रेड टू जो है वो मिलियंस ऑफ इनहांस सर्टेन डिजायरेबल कैरेक्टर्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स हमने बना लिए हैं, ठीक है। और ये ट्रांसजेनिक में सबसे पहला जो प्लांट है बी थॉर्निजेंसिस 1901 में जापान में बायोलॉजिस्ट ने जो है वो सबसे पहले ये बनाया था। उसके बाद है जी स्पेकुलेशन ऑफ अबाउट बायोटेक्नोलॉजी आर द जो है वो रिसेप्टिकल्स ऑफ द 6 ब्लाइंड मैन अबाउट एन एलिफेंट, ठीक है। एक जो है द एलिफेंट मेटाफर ऑफ द रियलिटी, ठीक है। हमने एनिमल्स के जो एलिफेंट ब्लाइंड एलिफेंट है उसको हमने ह्यूमन से जो है वो क्योर करवाया। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये जारी बात है इनके फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन उसी लिहाज से उनके आगे डिजीज़ जो ऐसी डिजीज़ आ जाती हैं जिनका कोई उस वक्त अभी कोई भी डायग्नोस्टिक किट नहीं होती है, कोई मेडिसिन नहीं होती है। तो प्लांट्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड, हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे सोयाबीन है या कॉर्न है। डिक्रीज केमिकल इंसेक्टिसाइड उसके पर हम यूज़ करते हैं। और गोल्डन राइस इसकी बेस्ट एग्जांपल है विद बीटा कैरोटीन। गोल्डन राइस और एक वाइट राइस होते हैं। जो गोल्डन राइस है ह्यूमन पर्सन के लिए ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जो ब्लाइंड या जिनकी जो आई साइड है वो वीक हो या इस तरह से, उनको विटामिन ए वहाँ से मिल जाता है, ठीक है। गोल्डन राइस टू प्रोवाइड प्रो विटामिन, गोल्डन राइस क्या प्रोवाइड करता है? प्रो विटामिन प्रोवाइड करता है ताकि विटामिन ए की सिंथेसिस हो सके और फिर वो हमारी बॉडी में विटामिन ए बनना शुरू हो जाता है। क्रॉप हैव बीन डेवलप्ड दैट आर बेटर जो है वो टेस्ट उनका बेटर हो, फ्रेश हो लॉन्गर टाइम के लिए, उसके अलावा प्रोटेक्ट हो, वो डिजीज़ से प्रोटेक्ट रहें। तो उन चीज़ों को हम जब यूज़ करते हैं तो फिर हम इस तरह से जेनेटिकली इंजीनियरिंग टेक्निक जो है वो उनके ऊपर यूज़ करते हैं। आल्टर्ड प्लांट कौन कौन से? राइस विद बीटा कैरोटीन, ये हमने आल्टर किया है। कैनोला विद हाई जो है वो लोरेचर ऑयल, उसको हमने किया है, इसमें हम न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ ऐड की हैं और उसको लेस कॉस्टली बनाया है। उसके अलावा डिलेड राइपनिंग, टोमेटो को डिले किया है, उसकी राइपनिंग आहिस्ता हो तो वो क्या करेगा, उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस कॉटन, उसके अंदर हर्बिसाइड जो है वो डिफरेंट इंसेक्ट्स नहीं होंगे, वो फ्रेश होगी और वो ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो उसका फ्लेवर और उसके अंदर यील्ड ज़्यादा होगी। बनाना रेजिस्टेंस टू फंगल इन्फेक्शन, ये हमने एक उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ किया है ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। आपको पता बनाना अगर गर्मियों में हो तो 1 दिन से भी ज़्यादा टाइम नहीं निकालता। एलोंगेटेड स्वीट पीपर जो है वो इसको हमने बना लिया हुआ है। आल्टर्ड कॉटन फाइबर, पेपर पल्प, हाई स्टार्च जो है वो पोटैटोज़, आलू जो है वो हमने तैयार कर लिए। तो ये कुछ आल्टर्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं जिनको हमने मॉडिफाई कर लिया हुआ है। ट्रांसजेनिक टोबैको है सबसे दूसरे नंबर, मतलब ये भी एक इसको भी हमने ट्रांसजेनिक टोबैको को भी जो है वो इसको ट्रांसजेनिक कर लिया हुआ है। द ल्यूसीफिरेज जीन फ्रॉम द फ्रीली टू ट्रांसमिटेड इनटू टोबैको प्लांट, वो क्या करती है, वो जो TI प्लाज्मिड के जरिए हमने शिफ्ट किया है। वाटरिंग द प्लांट विद सोल्यूशन ऑफ ल्यूसीफेरिन सबस्ट्रेट फॉर फायरली ल्यूसीफिरेज, ये इसको क्या करती है, प्लांट के टिश्यूज़ को लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो ग्रीन रखती है ताकि वो ख़राब ना हो, उसके अंदर से कोई स्मेल ना है। इंसेक्ट रेजिस्टेंट टोमेटो को बनाया हुआ है जीन इन कोड फॉर द बैक्टीरियल डेट टॉक्सिक टू सर्टेन इंसेक्ट्स, वो हमने ऑलरेडी उसके सीड के अंदर डाल दिया। द प्लांट ऑन द राइट इज अ वाइल्ड टाइप प्लांट, ठीक है। ओनली द प्लांट ऑन द लेफ्ट इज एबल टू ग्रो व्हेन एक्सपोज टू द इंसेक्ट, जब उसको उसके ऊपर इंसेक्ट भी होंगे फिर भी वो अपने आप को ग्रो कर लेगा क्योंकि उसके अंदर हमने जीन जो है वो डाल दी हुई है। डाउन साइड क्या है इसकी, इंट्रोड्यूस एलर्जेंट्स, ये एलर्जी कॉज कर देती है। उसके अलावा पास्ट ट्रांस जीन्स टू वाइल्ड
पॉपुलेशन, ठीक है। उसके अलावा पोलिनेटर ट्रांसफ़र के लिए रिड्यूस कर देती है। R&D इज़ कॉस्टली, मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, जैसे कि पेशेंट टू इंश्योर प्रॉफिट्स, हम प्रॉफिट के लिए ये चीज़ें करते हैं। पेटेंट जो है वो इन फिंगरमेंट के लिए, लॉ सूट्स, अगर उसके ऊपर लॉ होना चाहिए, लीगल वे होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन को या कौन सी क्रॉप्स को हमने मॉडिफाई करना है, उसके अंदर जो है वो ह्यूमनिटेरियन एफर्ट्स जो है वो होती हैं, लेकिन वो इस लिहाज से होनी चाहिए कि उसको ह्यूमन को फ़ायदा हो, ना कि उनको उनके हेल्थ इशू जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमने कौन कौन से बना ली हैं, तो ये है जी ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अर्ली हिस्ट्री अमॉन्ग द फार्मर सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते थे। इसकी सबसे पहले DNA 1953 में जो DNA उसने फ्रेडरिक ने डिस्कवर किया था, उसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने रिकम्बिनेंट DNA को जीनोमिक मैपिंग में और जीनोमिक क्लोनिंग में यूज़ करना शुरू कर दिया। ट्रांसजेनेसिस क्या होती है? न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि डायरेक्ट मैनिपुलेट कर देती है जेनेटिक मटेरियल को, और ये टर्म J.W. गॉर्डन और F.H. रॉडल ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी उस एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। और एनिमल्स के जो करैक्टर है उनको चेंज किया था। मोर एफिशिएंट देन सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ये वाली जो ट्रांसजेनिसिटी है ये ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू सेलेक्टिव ब्रीडिंग। वट आर ट्रांसजेनिक या ट्रांसजेन्स क्या होते हैं? GMO ट्रांसजेनिक्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं विद DNA फ्रॉम एन अदर सोर्स, जो कि अदर सोर्स से उसके अंदर DNA हमने डाल दिया होता है। जीन फ्रॉम अदर स्पीशीज और जो है वो ऑर्गेनिजम्स डेट हैव ट्रांसजेंस आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड, GMO हमने बोलते हैं, एज देयर जीनोम इज मॉडिफाइड। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैव बीन क्रिएटेड, इसकी बेस पे हमने बहुत सारे एनिमल्स को क्रिएट कर लिया हुआ है, जिसकी हमारे पास एग्जाम्पल है माइस, काउज, पिग्स, शीप, गोट, फिश, फ्रॉग और इंसेक्ट, ठीक है। ये एनिमल्स को हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर लिया हुआ। एल्बा ये ठीक है 2000 में हमने इन ट्रांसजेनिक आर्ट वर्क जो है वो स्टार्ट कर दिया था। ट्रांसजेनिक एनिमल्स फॉर व्हाट रीज़न, इनको क्यों बनाया जाता है? इंट्रोडक्शन ऑफ अ डिजायर्ड करेक्टर एनिमल मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज़, ठीक है, ह्यूमन डिजीज़ के लिए कि उसको क्योर किया जाए एनिमल से। एनिमल सिस्टम टू प्रोड्यूस बायोमॉलिक्यूल्स फार्मिंग, ठीक है। हाउ आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस, एनिमल्स को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है? द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉरेन जीन और जीन इनटू अ एनिमल, द इंसर्टेड जीन, ठीक है, आर कॉल्ड ट्रांसजेन्स। द फॉरेन जीन्स मस्ट बी ट्रांसमिटेड थ्रू द जर्म लाइन्स, ठीक है, सो डैट एवरी सेल इंक्लूडिंग जर्म लाइन, जारी बात है जब हम उसे एम्ब्रियोनिक स्टेज पर शिफ्ट करेंगे तो वो जर्म लाइन्स में, मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म और एपिडर्म का हिस्सा बन जाएंगे। तो जब जर्म लाइन से फर्दर हमारे सेल्स बनेंगे तो वो मॉडिफाइड फॉर्म में होंगे, उसके अंदर वही वाले करैक्टर होंगे जो हमने उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाए हैं। टू डेट देयर आर 3 बेसिक मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स, 3 मेथड हैं, DNA माइक्रो इंजेक्शन, रीट्रोवायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर और एम्ब्रियोनिक सिस्टम सेल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स बाय माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन के जरिए क्या होता है? ये DNA का पार्ट होता है, उसके अंदर प्रोन्यूक्लियस होता है और उसको हमने नीडल के जरिए किसके अंदर सेल, एक फर्टिलाइज्ड एग के अंदर हमने उसको जो है वो इंजेक्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो होल्डिंग पिपट और जो है वो सक्शन के जरिए उसके जरिए आगे उसका जो फर्दर ब्लास्टुला ब्लास्टोमेर बनेंगे, उसके अंदर वो सारा कॉन्टैक्ट मिक्सड होगा। DNA माइक्रो इंजेक्शन कैसे होती है? द माउस वॉज द फर्स्ट एनिमल अंडरगो सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर यूजिंग DNA माइक्रो इंजेक्शन। इसके ऊपर जब DNA माइक्रो इंजेक्शन जो है वो यूज़ की गई थी। इस मेथड को कैसे करते हैं? ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड जीन, हमने उसको पहले सेलेक्ट कर लिया, उसको जो है वो आइसोलेट कर लिया फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीशी, ठीक है। फिर उसको उसके अंदर प्रोन्यूक्लियस मीन के जो फर्टिलाइज एग होता है, फिर उसके अंदर हमने उसको इंक्लूड कर दिया। द मैनिपुलेट सेल विच फर्स्ट मस्ट बी कल्चर्ड इन द विट्रो, विट्रो मीन के इनसाइड द बॉडी, और हम उसको एक्स विट्रो मीन के फीमेल की बॉडी के आउटसाइड भी हम उसको ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये देखिए हमने शीप और गोट को भी जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल, ये जो डॉट आपको नजर दिखा रहे हैं ये मीन्स कि ओवरी जहाँ पे उसका फीटस होता है उसके अंदर हमने एग के अंदर उसको शिफ्ट कर देना होता है, जो भी हमारा न्यू DNA होता है या होस्ट DNA होता है, थ्रू इंजेक्शन।
कंट्रीब्यूशन क्या है ह्यूमन वेलफेयर में? द बेनिफिट ऑफ दीज एनिमल्स टू हैव वेलफेयर कैन बी ग्रुप्ड इनटू एरियाज, एग्रीकल्चर, मेडिसन, इंडस्ट्री, डिजीज रेजिस्टेंस चीज़ों में। फर्स्ट ट्रांसजेनिक जो मैमल है हरमन द बुल, ठीक है, ये वाली गाय जो है सबसे पहले 1990 में वो जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, और ये फॉर द वर्ड साइंटिफिक माइक्रो इंजेक्शन सेल विद ह्यूमन जीन कोडिंग फॉर द लैक्टोफेरिन, ये बहुत ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, ठीक है, लैक्टेज हार्मोन। 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल काओ रोजी, इसको जो है वो सबसे पहले हमने कर लिया था ट्रांसजेनिक, और इसके अंदर जो प्रोटीन होती है मिल्क के लिए 2.4 ग्राम जो है वो पर लीटर, ठीक है, कंटेन ह्यूमन जीन अल्फा लैक्टो ब्यूमेन होती है इसके अंदर। अल्फा लैक्टो ब्यूमेन क्या होती है? इंपॉर्टेंट जीन है प्रोटीन उसके अंदर काओ के अंदर एंड आल्सो प्रेजेंट इन द मिल्क ऑफ मैनी मैमिलियन स्पीशीज। ये वाली जो गाय है ये बिल्कुल मैमिलियन लाइक मिल्क होता है, तो ये छोटे इन्फेंट्स जो होते हैं उनके लिए ये वाला मिल्क बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। प्रॉब्लम क्या है जी? एबनॉर्मेलिटी सफर्ड आर मोर, इसके अंदर एबनॉर्मेलिटीज जो है वो हो सकती हैं ज़्यादा। रिड्यूस फर्टिलिटी, फर्दर जब इनकी आगे ब्रीडिंग होती है तो ये फर्टिलिटी नहीं रहती, इनफर्टाइल हो जाती हैं। वीक इम्यून सिस्टम हो जाता है इनका, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स इनको हो जाते हैं। अगर हम इस्लाम के अकॉर्डिंग देखें तो हमें ये चीज़ें इस्लाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल ये चीज़ गलत है कि नेचर को छेड़ना, नेचर के में कोई चीज़ें ऐसी चीज़ें ऐड कर देना जिससे वो कोई न्यू चीज़ बन जाए, तो ये एक इलीगल है इन इस्लाम। रिलीजियस एंड एथिकल कंसिडरेशन, मैन प्लेइंग द रोल ऑफ गॉड, ठीक है, इनके अंदर मैन क्या कर रहा होता है? वो खुद से ही अपनी डिज़ायर की चीज़ें जो है इसमें ऐड कर रहा है, ठीक है। शुड साइंटिस्ट फोकस इन विट्रो, साइंटिस्ट जो है वो इन विट्रो मतलब कल्चर के लैब के अंदर भी कल्चर कर रहे हैं ट्रांसजेनिक मेथड्स रेदर देन बिफोर यूजिंग लाइव मैमल इन आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। शुड सच जो है वो प्रोटोकॉल डिमांड दैट ओनली द मोस्ट प्रॉमिसिंग रीजन बी परमिटेड, ठीक है, परमिटेड, ठीक है। इज इस्लाम वेलफेयर द ओनली, इज ह्यूमन वेलफेयर द ओनली कंसिडरेशन। ये जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं, जितनी भी क्रॉप्स बनाई जाती हैं, उनके पीछे मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि ह्यूमंस की वेलफेयर के लिए वो हो, ना कि कोई एक इंडस्ट्रियल यूज़ या नेचर के अंदर एक अजीब सी चीज़। ज़्यादा बात है जितनी हम नेचर को डिस्टर्ब करेंगे उतना ही वो डिफरेंट डिजीज़ जो है वो हमारी बॉडी में उसकी प्रोड्यूस हो जाएंगी। और इसका जो कंक्लूजन क्या है? जो इंटरेस्टिंगली द क्रिएशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल हैज़ रिजल्टेड इन अ शिफ्ट द यूज़ ऑफ लेबॉर्ट्री एनिमल। हमने उनको बॉडी किसी एनिमल की बॉडी में तैयार करने की बजाय लेबॉर्ट्री में जब तैयार करते हैं तो जैसे कि हमने ये माइस के ऊपर, डॉग्स के ऊपर ये काम किया हुआ है। नंबर ऑफ एनिमल जो है हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो उनके अंदर स्पेशली इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ मॉडल, जब हमें कोई डिजीज़ के खिलाफ लड़ना हो तो हम इन एनिमल्स को यूज़ करते हैं। दिस इज़ सर्टेनली a good turn of events since transgenic technology hold greater potential in many fields जैसे कि एग्रीकल्चर, मेडिसिन और इंडस्ट्रीज में। एप्लीकेशन इन मेडिसिन जीन में क्या है कि हमने ह्यूमन जीन थेरेपी में सीक टू रिपेयर द डैमेज कॉज जेनेटिक डेफिशिएंसीज को हमने इससे ठीक कर लिया हुआ है। उसके अलावा क्लोन्ड हमने इसके बना लिए हैं जो कि एनिमल्स एक जैसे हम बना सकते हैं ऑन अ प्रॉपर टाइम और जो है अप्रोप्रिएट सेल टाइप। उसके अलावा सीरियस टेक्निकल क्लिनिकल एग्री जो है वो डिफ़िकल्टीज इसके हो सकती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ जिसे हम NIH यूज़ करते हैं, उन्होंने ह्यूमन्स पेशेंट इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ जीन एक्सेक्ट के तौर पर ADASIC सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी ड्यू टू एडिनोसिन डाई अमीन की वजह से जो होती है, तो उन्होंने ये एक कोडोन दिया है कि अगर ये वाला जो कोडोन उनको पर्सन को लगाया जाए तो वो ठीक हो सकती है। उसके अलावा न्यूरोब्लास्टोमा, सिस्टिक फिब्रोसिस, कैंसर की ट्रीटमेंट, EIA, E1A और P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन्स भी हमने आर्टिफिशियली बना ली हुई हैं। इस तरह से एक्स वीवो और इन वीवो, एक्स वीवो आउटसाइड द बॉडी और इन वीवो इनसाइड द बॉडी हम इन जीन्स को ऐड करते हैं। चैलेंजेस क्या क्या है? तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है हमें जिन चीज़ों को हमने कवर करना है। इन्फ्लुएंजा वायरस, हर्पेक्स, HIV। तो मेमेलियन सेल्स मैसेंजर RNA इज प्रोसेस्ड बिफोर इट इज ट्रांसलेट इनटू द प्रोटीन। इसको प्रोसेस किया जाता है। इंट्रोन आर कट और एक्सोन्स आर सप्लाइज। इंट्रोन को कट करके एक्सोन को डाल दिया जाता है। सारी बात है। इंट्रोन क्या है? नॉन कोडिंग रीजन है। बैक्टीरिया कैन बी प्रोसेस मैसेंजर RNA। बैक्टीरिया उस मैसेंजर RNA को प्रोसेस करता है।
पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में हमारे पास दो तरह की होती है, इंजाइमेटिक के तौर पर और प्रोटीन के तौर पर। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आफ्टर दे आर सेंथिसाइज, जब उनको सेंथिसाइज कर लिया जाता है तो पोस्ट ट्रांसलेशन क्या होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं प्रोटीन के अंदर, ठीक है, एंड उनकी फोल्डिंग को कैटालाइज किया जाता है। ग्लाइकोसाइलेशन, एडिशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल टू प्रोटीन बैकबोन कैटालाइज्ड बाय ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज, ये उनके जरिए हम उनको कैटालाइज कर लेते हैं। प्रोटोलाइसिस क्या होती है, क्लिपिंग ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जैसे इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन वगैरह। सल्फोनेशन क्या होता है, फोस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ सल्फेट बॉन्ड को जो है इसके अंदर डाल दिया जाता है ताकि वो प्रोटीन की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाए। Recombinant protein are particularly susceptible to proteolytic degeneration in bacteria. Recombinant protein may accumulate in bacteria as रेफ्टेक्टाइल इंसुलेशन ऑफ द बॉडी, ताकि उसकी बॉडी में जो है चीज़ें ईजिली कवर कर लें या ईजिली ऐड हो जाएं और उसकी प्रोटोलाइटिक एबिलिटी भी कम हो। प्रॉब्लम क्या होती है, रिकम्बिनेंट प्रोटीन पार्टिकुलरली ससेप्टिबल टू प्रोटोलाइसिस, ये जो रिकम्बिनेंट प्रोटीन होती है ये ज़्यादातर ससेप्टिबल होती है प्रोटोलाइटिक की, कि प्रोटीन के जो प्रोटोलाइसिस एंजाइम्स होते हैं वो इसको डाइजेस्ट ना कर लें, ठीक है। सोल्यूशन क्या है, डिज़ाइन फ्यूजन प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ एन एंडोजीनस बैक्टीरियल प्रोटीन, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया जाता है होस्ट के साथ, ठीक है, और स्पेसिफिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस पे हम इसको कंबाइन करते हैं। फ्यूजन प्रोटीन इज देन स्पेसिफिकली क्लीव्ड एट द फ्यूजन साइट, फ्यूजन साइट के वहाँ पर उसको हम क्लीव करते हैं। लिमिटेशन क्या है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, तो जीएम प्लांट कैन बिकम सुपर वीड, वो इस तरह से वीड जड़ी बूटियाँ बना देते हैं। जीएम फूड कॉज एलर्जी, रेज एथिकल इश्यूज डिफरेंट कॉज कर देती है। मोनोपोली क्या करती है जी, जैसे कॉटन हमने रेडी की है और डिफरेंट एनिमल्स को हमने रेडी किया तो उनकी वजह से कोई और डिजीज जो है वो या कोई रेजिस्टेंस चीज़ें ना शो होने लग जाएं, ह्यूमन क्लोनिंग भी हम जो है वो इसको अप्लाई किया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ द पोटेंशियल टू लीड फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन टू जीन रेवोल्यूशन, ठीक है, मतलब दिस इज़ द एज ऑफ जीन और जीन, ठीक है। जीन कौन से वाला, जो हमारी बॉडी में है उसको हम मॉडिफाई कर लें, और जीन जो आजकल चल रहा है ट्रेंडी फैशन जो है वह चल रहा है, तो होप ये आप लोग रिलेट कर पाएँ इस चीज़ को। ये देखें जी, इस तरह से हम एनिमल जो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो ये चाह रहे हैं कि हम ह्यूमन को इस तरह से क्या कर लें, क्लोन कर लें ह्यूमंस को। तो होपफुली कि अभी तक तो उन्होंने इस तरह से कोई भी एनिमल, ये ट्विन्स होते हैं और ये इनकी जो शक्ल है, मेरे भाई भी ट्विन्स हैं तो बिल्कुल बचपन में वो इस तरह से ही नज़र आते थे, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी, पर क्यूटनेस इस यहाँ पे मुझे बहुत नज़र आ रही थी कि जैसे नज़र आ रहे सब। तो साइंटिस्ट ये चाह रहे हैं कि हम ह्यूमन के भी क्लोन बना लें, जितने भी उनके चीज़ें उनकी शक्ल के वाइज या उनके जितना भी जिनोम है उनको क्लोनिंग के जरिए हम इस तरह से डील कर लें, ठीक है बच्चों। ओके जी, ये आपका लास्ट लेक्चर एंड हुआ यहाँ पर, एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। जितना भी हमने लेक्चर कवर किया है होपफुली आप सबको इसकी समझ आ जाए, और अगर कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं, बस मुझे तो खुशी हो रही है कि आपका जो है वो सेमेस्टर एंड हुआ, आपका सिलेबस एंड हुआ, कवर हो गया सारा चीज़ें, और अब आप लोग पे ये जिम्मेदारी है कि आप लोग इसको जो है वो अच्छे से गो थ्रू कर लें, ठीक है बच्चों। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आपने, और तैयारी भी करनी है साथ में, और दुआ भी करनी है ताकि इस कंडीशन से हम जल्द से जल्द निकल आएँ और लाइव क्लासेस हों हमारी इंशाल्लाह 3rd सेमेस्टर में, और इंशाल्लाह सितंबर में मिलते हैं हम लोग सून। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।